अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो रेडियोलॉजी डिड ईरान सरप्राइज अमेरिका एंड इजराइल अली खamenei ऑपरेशन लाइन रोड नेतन्याहू इजराइल और शुभंकर मिश्रा जी की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो तो कल आदमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मलिक शख्सियार इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या ईरान ने इजराइल और अमेरिका का चेकमेट पलट दिया? इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान का युद्ध कभी भी बराबरी का युद्ध नहीं था। यह बात सारी दुनिया जानती थी, क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और उसका आधुनिक साथी इजराइल था, दूसरी तरफ वो ईरान जिस पर दशकों से दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसकी इकॉनमी गर्दिश में चली गई थी। ऊपर से ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनोई और उनके टॉप कमांडर्स की मौत की जब खबरें आई तो पहली बार यह लगा कि शायद ईरान पूरी तरह खत्म हो गया है। पश्चिमी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि यह तो चेकमेट था, एक दांव में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब युद्ध के मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो ये इशारा करती हैं कि ईरान अभी हारा नहीं है, क्योंकि आसमान से अमेरिका के आधुनिक लड़ाकू जहाज भी आग का गोला बनकर गिर रहे हैं। खबर तो यहां तक आई कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया गया है। खाड़ी के देश जो कल तक अमेरिका का खुलकर साथ दे रहे थे, उनके आसमान में भी बम बरस रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ईरान को अमेरिका इजराइल ने अंडर एस्टिमेट कर दिया? क्या उसे बहुत कम आका? क्योंकि ईरान अब ये कह रहा है कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि अगर रोज 100-200 बम ठोकेंगे तो भी अगले 10-15 सालों तक हम इस युद्ध को जारी रख सकते हैं। फिलहाल दुनिया जो है एक खतरनाक मोड़ पर है। सवाल लेकिन इन सब के बीच में यही है कि क्या ईरान ने अपनी बर्बादी को सबसे बड़ा हथियार बनाया है? क्या ईरानी जो अमेरिका की तरफ झुकते नजर आ रहे थे, वो अब खामनोई की मौत के बाद अपनी फौज के साथ खड़े हो गए हैं? और दुनिया भर में जो खामनोई की मौत के बाद आवाजें बुलंद हुई हैं, उसने ईरान की फौज को यह हिम्मत दी है कि अब अंतिम युद्ध सही तो अंतिम ही। आज की कहानी में हम यही बात करने वाले कि क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मशीनों को तो माप लिया, लेकिन उसकी सहने की शक्ति और उसके लड़ाकों के नेटवर्क को समझने में चूक कर दी? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आज इस सवाल का जवाब इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि युद्ध के मैदान की सच्ची और सटीक खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़ें। व्हाट्सएप पर हम आपको हर अगले वीडियो की जानकारी खुद देंगे ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और युद्ध के दौरान आप प्रोपेगेंडा वीडियो टीवी पर देखने की जगह सच्ची और असली खबरों से रूबरू रहे। अब शुरुआत करते हैं इस पूरी घटना की। 28 फरवरी 2026 को जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फरी चलाया तो दुनिया को यह लगा कि ईरान का वजूद खत्म हो गया। उस वक्त खबर आई कि खामनोई और उनके टॉप कमांडर्स जो एक ही बिल्डिंग में थे, उन्हें ईरान ने एक झटके में मार दिया। सारी दुनिया हैरान थी। पश्चिमी रणनीतिकारों ने तो खुलकर माना कि ईरान का चैप्टर फाइनली पूरा क्लोज हो गया। अब लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं, ना टॉप लीडरशिप, ना नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सब खत्म हो गए। उनका यह आकलन था कि अब तो ईरान की रिवॉल्यूशनरी फोर्स जो है वो सरेंडर कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी आ रहे थे कि ईरान की फौज लड़ना नहीं चाहती, रिवॉल्यूशनरी गार्ड लड़े मत, वो सरेंडर कर दे, हम उनकी सरकार को बदलेंगे, ऑल इज वेल कर देंगे। इजराइल की तरफ से भी तमाम वीडियोस निकलकर सामने आ रहे थे और इजराइल अमेरिका ये मानकर बैठे थे कि ईरान अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। जिस वक्त सारी दुनिया ये सोच रही थी कि ईरान बिखर गया, शायद उसी वक्त ईरान ने अपनी शहादत को अपना हथियार बना लिया। वो पलटवार किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी और इसी वजह से आज खबरें आ रही हैं कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 के जरिए उस जवाबी हमले को किया जिसने ईरान और अमेरिका को शॉक कर दिया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से जो दावा किया गया, उसके मुताबिक उनकी खैबर मिसाइलों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर और उनके वायुसेना के मुख्यालय तक अपनी पहुंच बनाई है। हालांकि इजराइल इन दावों को खारिज कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ईरान कह रहा है कि उनको समझ में आ रहा है और अब बढ़ते दिनों के साथ जो हम हमले करेंगे वो उन्हें और परेशान करेंगे। तेल अवीव, वहां पर लगातार ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां पर ईरान ने इजराइल में धुआं धुआं कर दिया है।
इजराइल के नेवातिन और कई और एयरबेस ऐसे हैं जहां पर धुएं का गुबार देखा गया है। ईरान ने एक साथ 550 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स के जरिए एक सैचुरेशन अटैक किया, और ये सैचुरेशन अटैक इतना खतरनाक था कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी कई जगहों पर बेबस नजर आया, और इसी वजह से उनकी जमीन पर मिसाइलें गिरी, मलबा दिखा, धमाके की तस्वीरें आईं, और इस बार नुकसान केवल मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि काफी गहरा भौतिक रहा। ईरान ने भी इस युद्ध में अपनी पलटवार में यह साबित किया कि तकनीकी श्रेष्ठता को जुनून और अभूतपूर्व पलटवार से चुनौती दी जा सकती है, और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण सबसे बड़ा अमेरिका को हुआ नुकसान है। इस युद्ध का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब कुवैत और इराक की सीमा के पास अमेरिका के 3 सबसे आधुनिक F-15 स्ट्राइक ईगल विमान आग का गोला बनकर गिर गए। हालांकि अमेरिका इसको लेकर यह दावा कर रहा है कि ये फ्रेंडली फायर कुवैती एयर डिफेंस की गलती की वजह से हुआ है, तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है, लेकिन ईरान इसको लेकर भी अपनी कामयाबी का जिक्र कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारी ये बड़ी कामयाबी है। देखिए, सच जो भी हो, लेकिन अमेरिका के विमानों का गिरना अमेरिका की हवाई श्रेष्ठता के भ्रम पर एक सवालिया निशान है। इतना ही नहीं, जो खाड़ी देश कल तक अमेरिका का साथ दे रहे थे, आज उनके यहां भी अमेरिका के जो ठिकाने हैं उसके पास धमाकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय पर हमले हुए हैं। हालांकि ये खबरें पूरी तरह ऑफिशियल नहीं हुई है, क्योंकि युद्ध के मैदान में दोनों साइड के दावे होते हैं, लेकिन लगातार तस्वीरें, लगातार वीडियोस आ रहे हैं। दुबई के पॉर्श इलाकों में वो वीडियोस आपने देखे होंगे जहां बिल्डिंगें धू-धू कर जल रही हैं। कतर के अमेरिकी अड्डों के पास गिरता मिसाइल मलबा भी ये बता रहा है कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि ईरान के साथ जो चेकमेट अमेरिका खेलना चाह रहा था, वो चेकमेट शायद अमेरिका का आकलन गलत हो गया है। अमेरिका ने शायद ईरान को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। देखिए, अमेरिका के पास सबसे आधुनिक नौसेना है। ईरान के पास भले ही अमेरिका जैसे महंगे विमान ना हो, लेकिन उनके पास भी हजारों समुद्री विस्फोटक, ड्रोन और सुपर टॉर्पीडो जैसे हथियार हैं, जिन्हें रडार पर पकड़ पाना भी लगभग नामुमकिन है। पश्चिमी रणनीतिकारों को यह लगा था कि अगर खामनेई खत्म हो जाएंगे तो ईरान का शरीर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो उनका चेहरा थे, सिर थे, और अमेरिका इजराइल नहीं सोचा था कि डीकैपिटेशन स्ट्राइक यानी सिर काट के अलग कर दो तो नीचे का जो हिस्सा है वो गायब हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ईरान ने खेल किया। उसने विकेंद्रित युद्ध का मॉडल दिखाया, जहां पर एक सर कटा तो 10 पैदा हो गए। लेबनान का हिजबुल्ला, यमन के हुती, इराक के मिलिशिया, वो आज भी बिना किसी सेंट्रल आदेश के युद्ध के मैदान में डट गए हैं, और यहीं से शायद इजराइल और अमेरिका का पूरा गणित जो है वो गड़बड़ाने लगा है। और यहीं पर एक और सवाल उठता है कि वो खामनेई जो जीते जी अमेरिका इजराइल को परेशान कर रहे थे, क्या मरने के बाद ईरानियों को एकजुट कर गए? देखिए, बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ है। अमेरिका इस ताक में था कि आर्थिक बदहाली और महंगाई से परेशान ईरान की जनता हमलों के बाद तख्ता पलट कर देगी। जनवरी 2026 में ईरान की सड़कों पर जो जनसैलाब था वो प्रशासन के लिए युद्ध से कम नहीं था। लेकिन अक्सर युद्ध के इतिहास में जैसा होता है, जैसे ही अमेरिका की मिसाइलें ईरान की जमीन पर गिरी, वो जो अंदर लड़ाई चल रही थी वो नेशनल प्राइड में तब्दील हो गई। वो युवा जो कल तक खामनेई से लड़ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि अमेरिका ने एक झटके में इजराइल के साथ मिलकर उनके सर्वोच्च नेता, उनकी फौज के कमांडर, उनके मुल्क में लगातार बमबारी की, तो वो अब अपने मुल्क के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईरानियों के अंदर यह ख्याल आया है कि यह अस्तित्व की लड़ाई है, जहां पर हारने के लिए उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। और यहां से क्या वो यूनाइट हो गए? क्या उस यूनिटी का असर है कि ईरान के में जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं या जो बचे हुए लोग हैं वो इस युद्ध को लड़ रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि दुनिया भर में खामनेई की मौत के बाद जो तस्वीरें आई, चाहे वो ईरान की हों, इराक से हों, भारत में कश्मीर से हों, लखनऊ से हों, और जहां जहां शिया मुसलमान थे, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, क्या उसने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की ताकत, हिम्मत, हौसला अफजाई को बढ़ा दिया? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यहां पर पर्दे के पीछे रूस और चीन के हाथ को लेकर भी है, क्योंकि इस पूरी कहानी के पीछे रूस और चीन की भूमिका को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ईरान को मिल रहा रियल टाइम डेटा और नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक किसी बड़े रणनीतिक सहयोग का हिस्सा हो सकती है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से ईरान के सस्ते ड्रोन करोड़ों के डिफेंस सिस्टम को छका रहे हैं, वो किसी छिपे हुए हाथ की ओर इशारा करते हैं। इसके साथ ही ईरान की सबसे खतरनाक चाल रही है उसके डेड हैंड स्ट्रेटजी।
ईरान ने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की धमकी देकर दुनिया की दुखती रग पर हाथ रखा है। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो दुनिया का 20% तेल रुक जाएगा और इसका सीधा असर दुनिया पर पड़ेगा, हिंदुस्तान पर पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतें 400-500 रुपए प्रति लीटर जा सकती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। दुनिया का दबाव अमेरिका इजराइल पर आ सकता है और अभी से आ भी रहा है। अमेरिका में कमला हैरिस जैसे लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्ती युद्ध की आग में झोंक दिया है। दुनिया में कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आपने अपनी मनमानी पूरा करने के लिए दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर ला दिया है। आज ब्रिटेन अपने लोगों से परेशान है। उनके यहां मुस्लिम आबादी ने इतना विरोध किया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इजराइल को वो अपने यहां की जमीन, अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या वो जो चेकमेट था वो गड़बड़ हो गया? ये युद्ध अभी भी बराबरी का नहीं है। इस युद्ध में जीत अमेरिका इजराइल की होनी है, लेकिन सवाल है कितने नुकसान पर। और इसीलिए आज ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के हथियारों की ताकत को सही मापा, लेकिन उसकी अराजकता पैदा करने की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने सोचा था कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ईरान शांत हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं जिसका कोई एक राजा नहीं है। इजराइल और अमेरिका अब एक ऐसी अंध गली में है जहां से पीछे हटने का मतलब हार मानना और आगे बढ़ने का मतलब है एक अनलिमिटेड युद्ध में फंसना, एक ऐसा युद्ध का दलदल जिसका कोई अंत नहीं है। ईरान ने अपनी बर्बादी के बीच जो आग पैदा की है, उसने यह साबित किया है कि किसी घायल देश को कम आंकना आत्मघाती हो सकता है। और इसीलिए आज ये सवाल नहीं है युद्ध कौन जीतेगा, सवाल यह है कि जब युद्ध खत्म होगा तो दुनिया का क्या स्वरूप बचेगा। हमारा सवाल आपसे कि क्या अमेरिका इजराइल ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया? क्या यह युद्ध भी रशिया यूक्रेन की तरह लंबा चलने वाला है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जाते जाते फिर आपसे रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़िएगा। नमस्कार। जी बिल्कुल जी, ईरान ने वाकई सरप्राइज किया है पूरी ही दुनिया को। हम भी यही सोच रहे थे कि जब यूएसए और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर एक तगड़ा हमला किया गया, जिसमें पूरी लीडरशिप ईरान की जो थी वो शहीद हो चुके थे, और हम भी यही समझ रहे थे कि जो उनके टॉप कमांडर हैं वो हो गए और उसके बाद खुमैनी हो गए। ये उनकी एक कह लें कि रीढ़ की हड्डी की मानित थे। अब तो ईरान की जो कमर है ना वो टूट गई है, अब ईरान किसी काम का नहीं रहा। लेकिन ये सब सोच ही रहे थे, उसके बाद मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर ईरान की तरफ से हमला होना, और उसके बाद इजराइल के जो कैपिटल सिटी हैं उनके ऊपर हमले करना, ये एक कह लीजिए कि संकेत था ईरान की तरफ से। ईरान ने अपनी पावर दिखाई है और ईरान ने ये साबित किया है कि बेशक वो बहुत एक कह लें कि कमजोर कंट्री नजर आता है, लेकिन ये है कि जाते जाते वो यूएसए और इजराइल जैसे कंट्रियों को वो अपनी इस तरह से ताकत दिखा के जाएगा कि आज के बाद कभी भी वो इस गलतफहमी में किसी कमजोर कंट्री को हाथ नहीं डालेंगे, ये सोच कर के वो इकोनॉमी में उनसे कमजोर है या टेक्नोलॉजी के लिहाज से उनसे कमजोर है। आयरन डोम जो सिस्टम है इजराइल का, बड़ा तगड़ा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम उनका जो है, लेकिन काफी सारे ऐसे वेपन्स जो हैं ईरान के पास मौजूद हैं जिनको डिटेक्ट वो नहीं कर पाया, और कैपिटल सिटी जो है वहां पे हमले करने में ईरान कामयाब हुआ है। ईरान के साथ जो तंजीमें मिली हुई थी उन तंजीमों ने भी खुलकर साथ ईरान का देना शुरू कर दिया है। और एक बात जो यूएसए ये कर रहा है कि उनके 3 जहाज जो गिरे हैं, वो किसी गलतफ़हमी की वजह से गिरे हैं। तो ऐसा ही हुआ है, सुना तो हमने भी यही है कि वो किसी गलतफ़हमी की वजह से गिरे हैं, क्योंकि डिफेंस सिस्टम जो था उसने यूएसए के जहाज़ों को ही डिटेक्ट करके उन्हें ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जिस तरह से यूएसए को और इज़राइल को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, ये सोचा ना यूएसए ने था ना इज़राइल ने सोचा था कि इतने बड़े नुकसान का उनको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भाई यहाँ पे स्थिति जो है वो इस तरह से बन चुकी है कि ईरान अभी भी चैलेंज कर रहा है। ये नहीं कि ईरान जो है वो रुक गया है या डर गया है। ईरान ने अभी भी चैलेंज किया है यूएसए को और इज़राइल को कि भाई हमारे पास इतने वेपन्स मौजूद हैं कि अगर हम डेली बेस पर 100 या 200 मिसाइल का उपयोग भी करते हैं तो उसमें 10 से 15 साल
ये युद्ध जो है वो चल सकता है। अगर ये हालात रहते हैं तो पूरी दुनिया जो है वो इस युद्ध का परिणाम भोग सकती है, क्योंकि भोगना पड़ेगा। ऑयल और पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो आसमान को छुएंगी। जब ये सारी चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उसमें जाहिर सी बात है ये पूरी दुनिया को इसका हमेयाजा भोगना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तो 8 रुपए कह रहे हैं कि महंगा भी हो गया पेट्रोल। तो ये हालात चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में कितना महंगा हो सकता है। रिफाइनरी जो थी बहुत बड़ी जो सऊदी अरब की थी, रिफाइनरी ऑयल की जो अरामको। हाँ, तो उसके ऊपर ईरान ने सीधा अटैक किया है, उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। अब वो भी नुकसान जो है वो दुनिया को भोगना पड़ेगा। तो यूएसए और इज़राइल जो है, क्या वो एक ऐसी गलती कर बैठे हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में पूरी दुनिया जो है, उनको कोसना शुरू कर सकती है? क्योंकि ब्रिटेन की अगर बात करें, तो भई जो वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने इस कदर एहतजाज किए हैं कि ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा तंग पड़ गया है। ब्रिटेन की जो सरकार है, अभी वो इस स्थिति में मौजूद ही नहीं है कि वो इनका साथ दे। और उसके बाद भारत की बात करें, भारत में शिया कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन्होंने एहतजाज किए हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूएसए ने आपके 9 से 10 लोग जो हैं वो मारे हैं। बिल्कुल सही बात है, मारे होंगे। लेकिन ये आप देखें ना कि यूएसए को भी कितनी भारी संख्या में नुकसान जो है, वो भोगना पड़ रहा है। और मेरे ख़्याल में तो ये यूएसए और इज़राइल जो थे, ये दोनों ही एक ऐसी गलतफ़हमी में थे, जो उनकी आने वाले टाइम में क्या अभी से गलतफ़हमी उनकी आहिस्ता-आहिस्ता दूर होना शुरू हो गई है। और आने वाले टाइम में मिडल ईस्ट के जितने भी कंट्री हैं, उनके ऊपर भी एक डर और खौफ जो है ना, वो मंडला रहा है। पहले तो वो कह रहे थे कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी जो पावर देखी है ईरान की, जितने भी अरब कंट्री हैं उन्होंने, तो इस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए मैं नहीं मान सकता कि किसी भी कंट्री की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह से इज़राइल और यूएसए के सीधे-सीधे जो लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं ना, ईरान जो है वो उसने सोच लिया है कि भई हम तो बचेंगे या नहीं बचेंगे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि अपने दुश्मन को इस तरह से मज़ा चखा के जाएँगे कि नुकसान इतना ज़्यादा कर देंगे कि उसको भी अपना नुकसान पूरा करते-करते सालों लग जाएँगे। और इसमें पूरी दुनिया का जो एक अस्तित्व है ना, पूरी दुनिया का जो हालात हैं, वो भी चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ नज़र आ रहे हैं। अब यूएसए और इज़राइल युद्ध के एक ऐसे किनारे पर खड़ी हैं, समझ के दरमियान में आ गई हैं। ना वो आगे चलने के लिए, ना पीछे जा सकते हैं। अगर आगे चलती हैं, तो और ज़्यादा नुकसान की वो तवक्कुआत रखें कि आने वाले टाइम में उन्हें मज़ीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर पीछे हटते हैं, तो वो बड़ी-बड़ी जो डींगें उन्होंने हाँकी हुई हैं और जिस तरह से दुनिया के ऊपर उन्होंने अपना असर-ओ-सूख जमाया हुआ है, तो वेनेज़ुएला के बाद काफ़ी ज़्यादा दुनिया उनसे डरी हुई थी। लेकिन लग रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता ईरान को देखते हुए दुनिया का जो डर और खौफ है, वो ख़त्म होता चला जाएगा। और यूएसए और इज़राइल कभी भी नहीं चाहेगा कि दुनिया के ऊपर जो उनका दबदबा है, वो हट जाए। अगर वो पीछे हटते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी जितनी भी बातें हैं भई ज़ाहिर-सी बात है फिर उनको नहीं माना जाएगा। दूसरी अवाम जो है उनकी भी झिझक दूर हो जाएगी। दूसरे कंट्री जो है वो भी सोचेंगे कि अगर ईरान जैसा कंट्री जो है, वो इनको झुका सकता है तो हम क्यों नहीं? जिसकी ईरान की तो इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। कितनी ही पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है ईरान को और उसके बाद टेक्नोलॉजी के मैदान में भी कोई इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। लेकिन फिर भी जो उसके पास है ना, उसका वो पूरी शक्ति से उपयोग कर रहा है। यूएसए और इज़राइल ने सोचा था कि हमला होने के बाद ख़ुमैनी और जो टॉप कमांडर हैं, उनकी मृत्यु के बाद जो अवाम है, वो लिबरल अवाम है और वो आज़ादी चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेशक लिबरल लोग थे, लेकिन ये है कि भई अभी वो अपनी सेना के साथ खड़े हो गए। ईरानी अवाम जितनी भी थी जितने भी ख़ुमैनी के खिलाफ नारेबाज़ी करने वाले लोग थे, अभी वो अपने मुल्क के साथ खड़े हो गए हैं जब उन्होंने ये हालात देखे हैं कि ईरान की जो स्थिति है वो बिगड़ती चली जा रही है। तो इस हालात में यूएसए और इज़राइल की जो प्लानिंग है, मुझे तो पूरी तरह से फ़ेल होती नज़र आ रही है। बिल्कुल जी। और मुझे भी यही लगा था कि ईरान जो है अब घुटने टेक देगा अपने और सुलह कर लेगा या रजीम चेंज हो जाएगी या कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो कल भी मैंने एक वीडियो में बोला था कि घुटने टेक देगा, लेकिन अभी तक उसने घुटने नहीं टेके।
अभी तक उसने हथियार नहीं डाले। वो पूरी तरह से लड़ रहा है और उनके जो नए मेरे ख्याल में सदर हैं, उन्होंने भी बोला है कि हम जो है कोई सुलह नहीं करेंगे अब। क्योंकि उनका ईरान का जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि उनके जो सुप्रीम लीडर थे उनकी हत्या हो गई। उसके बाद उसके बाद जो बच्चियों के स्कूल पे हमला हुआ, 150 के करीब जो है बच्चियां जो हैं वो शहीद हो चुकी हैं प्राइमरी स्कूल पे। उनका दुख भी है लोगों को बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद आज एक और खबर आई है कि जी जो खमेनाई की अपना 14 माह की नाती है, वो भी शहीद हो गई है। तो पहले कल जो खबर आई थी उसमें उसकी बीवी जो है वो दम तोड़ गई थी। आज जो है वो 14 माह की बच्ची जो है वो भी शहीद हो गई है। तो ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे शेयर किए जा रही हैं। 14 माह की बच्ची, बड़ी प्यारी क्यूट सी बच्ची थी। तो बहरहाल लोगों में अब गुस्सा पाया जाता है। वही बात कि हमने पहले भी एक वीडियो क्रिएट की थी इस जंग से पहले भी, कि अभी जब खिलाफ हैं अपनी हुकूमत के, यार वो अंदरूनी मामला होता है हर मुल्क का। तो खिलाफ हैं, हम ये नहीं कहते कि खिलाफ नहीं थे। खिलाफ हैं, बिल्कुल हैं, अभी भी हैं खिलाफ। तो लेकिन जब कोई बैरूनी ताकत जो है वो हमला करती है, तब जो है वो एकजुट होना पड़ता है। तब वो एकजुट हो गए अपने मुल्क के लिए। तो उनको अब ये नहीं है कि हमारी जो सरकार है उसके हम खिलाफ हैं या नहीं, क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ हैं। तो मुल्क के लिए जो है फिर एक साथ होना पड़ता है। बेशक वो अपनी हुकूमत के खिलाफ हैं, हुकूमत गिर जाए, जो मर्ज़ी हो जाए। अब क्योंकि या उनके सामने भी मिसाल है, इराक की मिसाल है और भी जितनी मिसालें हैं, वहाँ पे इसी तरह जो है डिक्टेटरशिप जो है वो ख़त्म हुई। और डिक्टेटरशिप ख़त्म होने के बाद वहाँ पे फिर से जब उन्होंने अपनी हुकूमत लेके आए, लेकिन नहीं स्टेबल हो सका। आज तक वो मुल्क सफ़र कर रहे हैं, कोई भी स्टेबल नहीं हो पाया। जहाँ पे जो है वो रजीम चेंज किया गया, कोई मुल्क भी नहीं हुआ। मतलब लीबिया हो गया, इराक हो गया, शाम, मतलब इस तरह के जितने मुल्क हैं जहाँ पे बमबारी की गई अमेरिका की तरफ से, रजीम चेंज किया गया, डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया गया, जो कि उनके खिलाफ थी। सीधी-सी बात है, इज़राइल और अमेरिका के जो भी खिलाफ होगा उसको ख़त्म करने की वो कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से। उस रजीम को चेंज करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अवाम के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर ये इसी तरह लड़ाइयाँ करके, फिर नहीं तो जो है वो मैदान में उतर के। तो वैसे वो नहीं मतलब रह सकते। तो दूसरे मुल्कों में दखल-अंदाज़ी करना अमेरिका, इज़राइल की जो है वो पुरानी आदत है शुरू से ही। तो वो अभी भी वही आदत है और उन्होंने हमला किया। अब मैं एक बयान सुना था अमेरिका के अंदर के ही लोग हैं जो कि मतलब ओहदेदार हैं अमेरिका के, वो भी कह रहे थे कि ईरान हमला करने वाला ही नहीं था। तो लेकिन अमेरिका ने मतलब ट्रंप का कह रहे हैं, ट्रंप ने गलती की कि उसने हमला कर दिया। ट्रंप ने जो है वो पहले हमला कर दिया। उसकी अपने अंदर ही जो है अवाम थोड़ा बहुत खिलाफ होना शुरू हो चुकी है। तो अगर और नुकसान होता है अमेरिका का, तो यकीन करें वो सारी अवाम जो अमेरिका की उसके साथ खड़ी है वो भी खिलाफ होना शुरू हो जाएगी। अगर अमेरिका का नुकसान होना शुरू हो जाए। क्योंकि वो सर्वे जो किया गया, वो एक रिपोर्ट मैंने देखी तो उसमें बताया जा रहा था कि 25% अवाम जो है वो ट्रंप के साथ है अभी, कि मतलब कि ठीक किया, हमला कर दिया। लेकिन बाकी जो है वो बिल्कुल भी नहीं साथ। उसके अपने सपोर्टर में से ही तकरीबन आधे साथ है, आधे साथ नहीं है। तो अब जब अमेरिका का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह 3 तैयारे गिरे, वो अमेरिका का नुकसान है। चाहे वो अपने ही गोलियों से गिरे या अपने ही जो है मिसाइल से गिरे, डिफेंस सिस्टम से, नुकसान तो है ना। तो वो नुकसान हुआ, उसके बाद उनकी इतने-इतने जो है मालियत के जो डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, वो भी गए। उसके बाद इज़राइल में हमले हो रहे हैं, मिडल ईस्ट में उनके जो एसेट्स हैं, उन पे हमले किए जा रहे हैं और तेल की कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं। तो ज़ाहिर है प्रेशर पड़ेगा ट्रंप पे। ट्रंप को यही था कि मार दी है ऊपर वाली जो क़यादत है ईरान की, अब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने बयान दिया था कि साँप का सर कुचल दिया है। तो जब रिपोर्ट दी थी उन्होंने, तो उनको यही लगा कि अब ये कमांडर भी गए, ये भी गया, वो भी गया, अब जो है ईरान घुटनों पे आ जाएगा और ईरान जो है वो ये गेम ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ईरान ने आगे से हमले करने शुरू कर दिए और उस वजह से अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ की अवाम भी आने वाले वक़्त में उनके उसके खिलाफ हो जाएगी।
क्योंकि अभी देखा था मैंने, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे या कौन थे, 2 थे, उन्होंने भी बयान दिए, जिनमें से एक ने यही कहा कि ये ट्रंप ने जो है वो गलत किया है, मतलब सही नहीं किया। ट्रंप को जो है वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ईरान जो है अपना नहीं हमला करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने उकसा दिया है ट्रंप ने। तो लेकिन अवाम जो है वो ज़ाहिर है देख रही है सारा कुछ। अभी तो फ़िलवक़्त साथ भी हैं, क्योंकि वहाँ पे यही दिखाया जाता है ना कि ईरान जो है वो ये कर देगा, वो कर देगा, हमारे साथ ऐसा कर देगा अगर उसने न्यूक्लियर पावर बन गया तो। अवाम ज़ाहिर है उसका जब अब बातें यही होना शुरू हो जाएँगी कि ट्रंप तो ईरान तो हमला करने वाला नहीं था। तो उसके बाद अमेरिका का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, फ़ौजी मरने शुरू हो जाएँगे, ज़ाहिर है वहाँ पे भी फ़ैमिली हैं उनकी। तो वहाँ कहीं न कहीं जो है वो ख़िलाफ़ होना शुरू हो जाएगी उसकी भी, और ये वो उस चीज़ ने तवक्को नहीं की थी कि ऐसा होगा। उसको यही था कि बस अब टॉप लीडरशिप मारी जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी, तो मैं जो है वो एक उभर जाऊँगा जिस तरह वेनेज़ुएला में किया। हमला करके जो है वो सदर को पकड़ के ले गए और सत्ता जो है वो चेंज कर दी। तो उसको लगा कि ईरान में भी यही सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन ईरान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान में आगे से जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और ऐसे-ऐसे मिसाइल दागे जा रहे हैं जो कि इंटरसेप्ट भी हो रहे हैं और लग भी रहे हैं। तो अरब ममालिक जो हैं वो भी अब अमेरिका के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि जी हमारे पास तो इंटरसेप्टर जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन या 7 दिन रोक लेंगे अब हम। इससे ज़्यादा हमारे पास जो है वो नहीं है। मिसाइल ही नहीं है रोकने के लिए, मिसाइल ही नहीं है, क्योंकि ड्रोन इतने आए, मिसाइल इतने आए, उनको मारने के लिए भी 2-2 3-3 जो है वो ज़ाया भी हुए। तो इतना जो है वो नुकसान हो रहा है मिडल ईस्ट का भी, और उनके मिसाइल भी ख़त्म हो रहे हैं। ईरान के पास भाई उन्होंने दावा किया है कि हमारे पास मिसाइल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, हमारा नहीं ख़त्म होने वाला। हम तो दागते रहे 200 भी जो है दिन में, तो वो नहीं ख़त्म होने वाला। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है, लेकिन अब जो है वो सुलह हो पाती है या नहीं हो पाती, कब तक ईरान जो है घुटने टेकेगा, क्योंकि ईरान इतना ताकतवर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर से लीडरशिप भी जाती रही है। ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई मतलब डिफेंस के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि उनके आते हैं जहाज़ और आके तबाही करके जो है ईरान में चले जाते हैं। इनके पास सिर्फ मिसाइल सिस्टम है। ये वही दागते हैं और वो इससे ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इनको भी लोकेशन जो है वो साइट जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है, इस पे भी सवाल बनता है, ईरान को भी। तो बहरहाल ईरान जो है वो उनकी तवक्को से ज़्यादा बढ़ के जो है वो कर रहा है, और ये उन्होंने सोचा नहीं था अभी। बाकी देखते हैं जी आगे क्या सूरत-ए-हाल बनती है। फ़िलवक़्त तो अड़ा हुआ है ईरान, और अवाम भी जो है वो अब अपने मुल्क का ही साथ दे रही है, और बाकी वहाँ पे नुकसान भी हो रहा है अमेरिका और इज़राइल का। अब वो क्या करें, क्योंकि इज़राइल के भी उन्होंने जो दफ़्तर है उन पे भी हमले कर दिए। तो पहले खबर वैसे ही चला दी गई जी नेतन्याहू जो है वो हलाक हो गया उसमें, हालाँकि हुआ नहीं था, वो एक फ़ेक ही न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो फ़ेक न्यूज़ दफ़्तर पे हमला हुआ था, नेतन्याहू के उन्होंने किया है, और वो मेरे ख़्याल में हिट भी किया है जाके। तो जिस वजह से ये न्यूज़ चलाना शुरू कर दी। वो खुद बंकर में जो है नेतन्याहू किसी और मतलब बंकर में छुपा हुआ है था। अभी मेरे ख़्याल में आज सरेआम आया है। सामने आया है कि जी मैं अभी ज़िंदा हूँ, मतलब दिखाने के लिए, जो फ़ेक न्यूज़ चल रही थी। तो वो तो फ़ेक ही न्यूज़ थी। बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या-क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है, ईरान का क्या नुकसान होता है। ये जंग है भाई, नुकसान तो होगा, दोनों तरफ से होगा। अब किसका कितना होता है ये तो जंग रुकने के बाद पता चलेगा। घुटने तो इसने टेक ही देने हैं आखिर एक ना एक दिन ईरान ने। बहरहाल देखते हैं कब तक। देखते हैं ये सिचुएशन किस तरह होती है, क्योंकि मुख्तलिफ रिव्यू आ रहे हैं। अब आई डोंट नो किस तरह उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। सवाल ये था सबसे बड़ा कि वो जो ड्रोन्स हैं वो इंफॉर्मेशन जो है ये कलेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह हो रही है। और ये भी सवाल बनता है कि इतना बड़ा हीरा जो है वो मिसाइल का उनके पास है, और कह रहे हैं कितने मतलब दिनों तक चल सकता है, हम जंग को कैरी कर सकते हैं। सवाल ये भी पैदा होता है बीच में कि भाई जो आम जनता सोचेगी या दूसरी कंट्री के लोग जैसे हम हैं पाकिस्तान में, तो हम इसको देख रहे हैं कि जंग किस स्थिति में होती है, क्या सिचुएशन और क्या
कह लें कि अप्स एंड डाउन्स आएँगे उसमें और क्या सिचुएशन होती है जंग के बाद। अब जंग हो जाती है, एक-दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग दिए, एक ने हार मान ली, एक जीत गया, लेकिन उसके बाद नुकसान दोनों को होता है। और जो हारता है मेरे ख़्याल में क्योंकि उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और उसे लगता है कि भाई एंड गेम लग चुकी है, इसके बाद मैं और जो है अफ़ोर्ड नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो वो व्हाइट फ्लैग जो है उठा लेता है कि भाई बस बहुत हो गया, हैड्स अप या रोकते हैं इसको या वो रिक्वेस्ट करेगा थर्ड पर्सन को कि भाई थर्ड मुल्क को कि भाई रोक दो उस चीज़ को। तो ये जंग के ठीक है यहाँ पे सिचुएशन चल रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, इधर से उधर दागे जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं और मिली-जुली सिचुएशन है और अब हो रहा है, लेकिन इसमें आम आवाम दोनों तरफ में मरेगी भाई और दोनों में नुकसान होगा और यकीन माने एट द एंड जो है अमेरिका होल्ड करेगा ज़ाहिर-सी बात है, उसने आके करना है और वो चाहता यही है, कि ईरान जो है वो नीचे आए और वो लेने की कोशिश करेगा और जहाँ तक इज़राइल की बात है तो वो रुकता नहीं है इस वजह से क्योंकि पुश इसके पीछे से है अमेरिका की। तो वो पहले ही उस चीज़ के खिलाफ है, उस कंट्री के खिलाफ है, तो वो चाहेगा कि आखिरी हद तक इसे पुश किया जाए और आखिरी लिमिटेशन तक इसे आज़माया जाए कि आखिरी लिमिटेशन में जाके ये क्या रिएक्ट करता है, ये आता है नीचे, ये नहीं आता। अफ़गानिस्तान में भी उसने ट्राई पूरा किया और हर वे से कोशिश की, लेकिन एट द एंड वो फ़ौजें जो हैं निकालनी पड़ी। एक लॉन्ग टर्म के ऊपर वो चीज़ चली। यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं चलना चाहिए। वो एक गुरिल्ला वार और वो स्थिति चल रही थी अफ़गानिस्तान में। वो अटैक होते थे, कभी-कभार रुक जाता था वो सिस्टम। इतनी बड़ी तबाही का लेवल नहीं था कि भाई दूसरी कंट्री जो अरब ममालिक हैं, वो भी बीच में घबराए हुए हैं। अब वो जो है मिसाइल को आते हुए रोकें, ये बीच में से गुज़र रहा है या फिर जो है इस कंट्री का साथ दें, जिनके ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं ईरान के ऊपर। वो क्या करें, वो कन्फ्यूज़ हुए पड़े हैं। ताल्लुकात मैंने कहा था कि एक कंट्री के दूसरे के साथ है, दूसरे के तीसरे के साथ है, एक चेन ऑफ सर्कल चल रहा है। तो एक कंट्री एक को सपोर्ट करती है तो दूसरा पीछे से बैकअप करता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? तुम उसे सपोर्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मुआहदा जो है ये जितने मुआहदे हैं फ्यूचर के या करंट सिचुएशन में वो ख़त्म हो जाएँगे हमारे साथ। तो ये कंट्रियों ने ये भी देखना है। अब वो बीच विचोला तो बनी हुई हैं कंट्रियाँ लेकिन उनके ऊपर जो दागे गए हैं ना, उनको लेकर भी कन्फ्यूज़ है कि अब साथ किसका दें। ये सिचुएशन जो है ये देखने लायक होगी। कि ये आने वाले वक़्त में मुझे जहाँ तक लगता है कि भई इन माय ओपिनियन जंग ज़्यादा टर्म तक चलने वाली नहीं है। कोई न कोई कंट्री बीच में आएगी। कोई 1-2 कंट्री जो हैं उनको कूदना पड़ेगा इसमें और वो आएँगी। कि यार बस बहुत हो गया इसको रोकना चाहिए। और वो हिम्मत कौन करता है, ये कौन-सी कंट्री जो है इतना बर्डन उठाती है या कौन-सा बिहाफ लेती है कि इनके बिहाफ के ऊपर भी रहे। इज़राइल को भी, अमेरिका को भी सपोर्ट करती हो लेकिन कहे कि यार ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए, बस बहुत हो गया, इसको रोकना चाहिए या ब्रिटिश ने भी बोला था कि हम इस जंग में बरह रास्त साथ नहीं देंगे अमेरिका का। तो लेकिन फ़ौजी अड्डे बाद में देने पड़े उनको कई जगह पे नहीं भी दिए, कई जगह पे दिए भी हैं। तो प्रेशर ज़ाहिर है पड़ जाता है, नाराज़ हो गया था ट्रंप उसके साथ। जी, ये जो है वो नाराज़ बड़ी जल्दी हो जाता है। जब वही इसको कोई ना करता है ना, तो ये उसके नाराज़ हो बाद जाता है। उनके सदर ने जो वज़ीर-ए-आज़म का पता नहीं सदर है यूके का, हुँ, उसने भाई आके अपनी पार्लियामेंट में या पता नहीं कहीं पे स्पीच मैंने देखी थी, हुँ। सुनी थी, तो वो यही कह रहा था कि उसने कहा कि मैं बरह रास्त जो है वो इस जंग में नहीं हूँ। अनाउंसमेंट मतलब करती है हाँ, उसने उसने लेकिन कहा ये मेरी जंग नहीं है। मतलब भाई ईरान के वो ऊपर मैं हमला नहीं करूँगा, लेकिन बाद में अड्डे उसने दे दिए कि अब अपने फ़ौजी अड्डे के इस्तेमाल के लिए अमेरिका की, क्योंकि वो नाराज़ हो चुका था ना। तो भाई ईरान तो यही समझेगा ना कि भाई आपने प्रोवाइड तो कर दी है। आप लेकिन उसने बयान दिया हुआ है कि मैं नहीं लड़ूँगा। भाई बीच में चोला मैंने कहा था अड्डों पे तो ज़ाहिर है हमला होगा ना, जो अड्डा इस्तेमाल होगा, ईरान ने तो यही कहा है ना कि जो अड्डा इस्तेमाल होगा मैं हम उसको मारेंगे। वही चीज़ तो होगी इसीलिए ना तो कि वो इसी चीज़ को तो रीज़न बना के मिडल ईस्ट पे उसने हमले किए हुए हैं ना। ब्रिटेन जो है वो उधर भी फँस गया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए, चलो अड्डे दे दिए उसको ना जो की वो अलग एक लेवल जो है, वो पास में याद रखा जाएगा। उस वो जो लीडर है उसके साथ जो है वो अब हाँ, नाराज़गी शुरू तो हो वो जाएगी। जो है ईरान के साथ जो अड्डे दे दिए ईरान को ऊपर हमला करने के लिए, ईरान के साथ भी आपकी बिगड़ गई। वो भाई बीच विचोला जो बने हुए हैं वो भी फँसे हुए हैं इस वक़्त। अगर पाक किसी और की जंग होती है और पाकिस्तान इंडिया बीच में होता है,
एक रीज़न दे रहा हूँ। तो भाई फँसेगा फिर पाकिस्तान और इंडिया कि किस-किस पोर्ट में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्यूचर भी दर्शाती है ये चीज़। तो मेरे ख़्याल में जंग की स्थिति जितनी ना हो, उतनी बेहतर है। अगर होगी भाई, तो इस बड़े पैमाने के ऊपर ये बहुत बड़ी ये जंग है। पूरी दुनिया का नुकसान होगा, स्टॉक मार्केट जो है वो एकदम से क्रैश कर गई है सारे मुल्कों की। ऑयल देख रहे हैं, वो भाई सबसे बड़ी चीज़ जो है वो रुकेगी। इंडिया में कभी ऊपर सोना नहीं, पाकिस्तान की तो ख़ैर चल रही है। पाकिस्तान में तो वैसे भी रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में भी चीज़ें जो हैं सस्ती होने की जगह महँगी हो जाती हैं। चीज़ों का हिसाब लगा लें कितने अच्छे मुसलमान हैं यहाँ बहुत पे। महँगाई होगी ये दुनिया एक में। अनदर लेवल है। लेकिन यहाँ पे तो छोड़िए, इंडिया में ऊपर जाएगी भाई, उनमें तो पेट्रोल की कीमत बहुत कम थी और अब वो आसमान को छुएगी भाई। कुवैत की गैस के ज़ख़ीरे पे भी जो है हमला किया गया है। अब वो गैस जो है वो जो यूरोप को जाती थी, हुँ। अब वो रशिया के मुँह लगेंगे कि हमें गैस दो। भाई जिनके साथ आप कभी उनको देखना नहीं चाहते थे, उनके पास भी आपको जाना पड़ेगा, मिन्नतें करनी पड़ेगी। एक जंग की वजह से इतनी स्थिति जो है वो ख़राब हो सकती है। होप सो रिज़ॉल्व हो जाए भाई, ख़त्म हो जाए ये चीज़ और रुक जाए। और वो इन्होंने उनके मारे इन्होंने गुस्सा निकाल लिया, इन्होंने मार दिया, इन्होंने नुकसान कर दिया ईरान ने और उसके बाद मेरे ख़्याल में अमन शांति होनी चाहिए, रुकना चाहिए। अगर ना रुका भाई, तो ये लंबी चलेगी। अगर इज़राइल ने दोबारा हमला किया और रिटेलिएट करता है, बहुत ज़्यादा पैमाने के ऊपर नुकसान करता है, तो भाई लंबा चलने वाला है ये सिलसिला, ये रुकने वाला नहीं है। ये तो उसने भी कह दिया अब ट्रंप ने भी हुँ, कि ये अब लंबी चलेगी और जो हमारे फौजी हैं वो और मरेंगे अभी। हुँ। भाई फिर चलने अपने ही वाली कह रहा है कि मरेंगे हुँ। और उसे पता है क कि कि बोला नुकसान के ना लिए तैयार रहें। अपने भाई अमेरिकियों को कह रहा है। मतलब कि आप तैयार रहें, ये होना ही होना है। तो हुँ। मतलब वो फैसला कर चुका है। होप फौजियों सो को भी कह रहा था कि जंग है, जंग में फौजी मरते तो हैं ना। उसके ऐसे ही तो पहले बयान उसके यार और थे। खुद ये बंकरों में छुप जाते हैं, मरते बेचारे सिपाही हैं जाके होके। यही भाई वो कुर्बान होते हैं कंट्री के ऊपर। ख़ैर एनीवेज़ भाई होना नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया ये चीज़ जो है। अब हर बंदा दूसरा, तीसरा जो छोटा-छोटा बच्चा है ना वो भी इस तरफ ध्यान दे रहा है। अरब ममालिक में जो लोग रह रहे हैं, जितनी भी कंट्रियाँ बीच में हैं, ये कुवैत वग़ैरह, कतर और ये दुबई और ये बीच में भाई ये देख रहे हैं आते हुए, हवा आसमान की तरफ इनका ध्यान होता है। बाहर निकल के बेचारे बिल्डिंगों के बाहर खड़े हैं और वीडियो बना रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहा है, "ओ इधर मर रहा, इधर आ जा, मेरा उधर मर कज़न भी जाएँगे।" होता है कि दुबई में, वो भी कह रहा था कि 45 मिनट की दूरी पे गिरा है। हाँ, सुना। मतलब भाई अब ठीक-ठाक मतलब हमारे ज़ाहिर है पाकिस्तान के, इंडिया के वो भी उधर हैं लोग। एक भाई मेरे जो पाकिस्तानी है तो वो मरा भी कतर है ना। में हैं। मतलब वो फ़ील कर रहे हैं, कह रहा है कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। सोता है बंदा तो 10-10 ख़्याल जो है वो ज़हन में होते हैं। नोबडी नोज़ कि कब कोई ऊपर से गुज़र रहा हो, टारगेट भी नहीं करना उसने, ऊपर से ही गुज़र रहा हो, भाई सीधे नीचे आ जाए। तो वो गिरते हुए देखे गए हैं, लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड की है। तो भाई डरे हुए हैं वो लोग भी, हुकूमतें सबसे ज़्यादा डरी हुई हैं कि अब किसका साथ दें, क्या करें? क्योंकि ये खाली ईरान जो है वो हमला ये नहीं कर रहा कि सिर्फ़ उनके बेसिस पे कर रहा है, वो होटलों पे भी कर रहा है। हुँ। वो उसका कहना ये है कि चाहे अमेरिकी जो हैं वो अगर होटलों में की तरफ भी छुप जाएँगे, हम उस होटल को भी करेंगे। अब जिसमें फ़ॉरेन रह रहे होंगे होटल में, उसमें तो ये हमारे लोग तो भाई उनको हिदायत दी गई है कि आप ना जाएँ उधर। हमारा ये देखने लायक होगा सिचुएशन कैसी होती है और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस सारी सिचुएशन के ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।